हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाने के बाद में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों से किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो लेक्चर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलेंगे वीडियोस रिलेटेड टू योर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, ये सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो स्कूल एजुकेशन की बात हो गई। स्कूल एजुकेशन के अलावा मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी वीडियो लेक्चर्स, जैसे कि एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो आप लोगों को कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो हमारा चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, उसका हम लोग देखेंगे क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ही क्विकली जो है इस पूरे चैप्टर को करेंगे रिवाइज। ओके, हम लोगों ने देखो इस चैप्टर से, या हम बोलें कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लो, हम लोगों ने एक जो डिटेल में हमें कंसेप्ट समझना है वो हमने कर लिया है। संदीप गर्ग जो आपकी रेफरेंस बुक है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने कर लिए, एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स है सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ लिए। वन शॉट रिवीजन भी हो गया है, मतलब कि एक ऐसा वीडियो जिसमें कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही जो है वीडियो में कवर्ड मिल रहा है। अब वन शॉट रिवीजन का ही एक और छोटा पार्ट हो जाएगा, क्या? क्विक रिवीजन। वन शॉट रिवीजन में मैंने आप लोगों को सारी चीजें जो है डिटेल में पढ़ाई थी, चाहे वो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कर रही थी, बट मैंने सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया था। अब बात करें हम क्विक रिवीजन की, तो इसमें मैं क्विकली आप लोगों को इस चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगी। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। क्यों नहीं जाएंगे हम इसमें ज्यादा डिटेल में? एकदम सिंपल सी चीज है कि आपका ये जो इस टॉपिक का नेम है दैट इज क्विक रिवीजन, उसका मतलब है कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे कि आप लोगों ने जब सब कुछ पढ़ लिया और जब क्विकली आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप जो हो बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर पाओ। इसलिए जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इफ इन एनी केस अगर आप लोगों ने अभी तक जो है इसके डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर नहीं पढ़े हैं, तो पहला सजेशन मेरा यही है कि आप जाकर पहले अपना जो डिटेल्ड कंसेप्ट है उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद में आप क्विक रिवीजन पर आओगे, ठीक है। और इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी आपको लगे कि मैम इस जगह पर आपको या इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना था, हमें समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपको सीधी सी चीज करनी है कि आपको जो है इस वीडियो को पॉज करके जहां पर मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया, प्लेलिस्ट आपको मिली जाएगी, उनमें आपको जो है प्रॉपरली मेंशन्ड हर एक जो टॉपिक वाइज है, हम बोलें कि एकदम सीक्वेंस में जो है सारे वीडियोज अरेंज्ड है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड जो आपका ये प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिलती है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आई गेस इतनी सारी चीजें क्लियर है। जब वो वहां पर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो फिर आप वापस आ जाना इस वीडियो पर, इसे रिज्यूम करना और आगे का पूरा जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लेना। ओके, अब बात करें हम चैप्टर की दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम की, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद में जो आपका चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई है वो पढ़ेंगे, जो वेरियस हमारे हम बोलेंगे कि वेरियस काइंड से जैसे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो सारे हम जो है शिफ्ट या जो हम बोलेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्रीज क्या होती है, एंड प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग क्या होती है। तो बेसिकली ये बहुत ही छोटा सा हमारा चैप्टर है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है, जिससे कि हम लोग क्या कर ले, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है मार्केट इक्विलिब्रियम की। क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम? तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक हमारे सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, ठीक है। डिमांड कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, सब कुछ हमें पता चल गया है। और उसके बाद में हमें यह पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी पोजीशन जहां से एक जो मार्केट है
ओके, वो अपना जो भी ये कंजम्पशन प्रोडक्शन है ये चेंज नहीं करना चाहता है, इसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, या इक्विलिब्रियम का मतलब होगा स्टेट ऑफ नो चेंज। तो मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली उस टाइम पे, उस पॉइंट पे डिराइव किया जाता है जब डिमांड, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है तब। ठीक है, तो अगर मैं इसे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ देखूं तो ये आएगा, यहाँ पर हमने अपना सप्लाई कर्व बनाया, ये हमने अपना डिमांड कर्व बनाया, ये दोनों जिस प्लेस पर जो है मीट करते हैं वो है क्या, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर जो प्रिवेलिंग प्राइस है दैट इज 6 रुपीज इसका प्राइस है और 60 क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड है, तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस है 6 रुपीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 60 यूनिट्स। ठीक है, तो इस वे से जो है आपको इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है सब कुछ पता होना चाहिए। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेस के अलावा बात करूं, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो बात करूं, तो यहां पर कौन सी सिचुएशन होती है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, कि ये जो है ये आपको एक्सेस डिमांड बता रही है। अब एक्सेस डिमांड कैसे बता रही है, तो देखो इस प्लेस पर आपकी सप्लाई है 40 यूनिट्स की और डिमांड कितनी है 80 यूनिट्स की और प्राइस कितना है 4 रुपीज। तो जब 4 रुपीज प्राइस है तो एक जो सप्लायर है वो सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिट्स को सप्लाई करना चाह रहा है और कंज्यूमर्स जो है वो 80 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा और देखो तो इसके नीचे वाले पर आ जाओ, यहाँ पर आपकी सप्लाई 20 है और डिमांड कितनी है 100 है। सो दैट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम के बिलो वाली पोजीशन में हमें क्या देखने को मिला है, एक्सेस डिमांड वाली जो सिचुएशन है वो देखने को मिली है, दैट इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ठीक है, और वहीं हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबव बात करें तो देखो यहाँ पर डिमांड हो रही है 20 यूनिट्स की, यहाँ पर सप्लाई हो रही है 100 यूनिट्स की। ठीक, उसके अलावा उसके पहले वाले पॉइंट्स देखें तो डिमांड है 40 यूनिट्स की, सप्लाई है 80 यूनिट्स की। सो दैट मींस ये वाली कौन सी सिचुएशन हो गई है, एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन हो गई है। अब एक मार्केट ना तो एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन चाहेगा और ना ही एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन चाहेगा। क्यों, बिकॉज अगर एक्सेस डिमांड है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो अनफुलफिल्ड ही रह रही है। ठीक है, तो वो केस सही नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, अब ऐसे में जब उस प्राइस पर इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है और डिमांड अगर बहुत है तो प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो यहां से ये 4 से जब हम 6 पर जाते हैं तो यहां से आपकी सप्लाई बढ़कर 40 से 60 यूनिट्स हो जाती है और डिमांड जो है वो 80 से 60 यूनिट्स पर कम होकर आ जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जब प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स कि सारे जो गुड्स आ रहे हैं मार्केट में वो सेल आउट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबकी डिमांड भी हो रही है फुलफिल। अब वहीं हम एक्सेस सप्लाई वाली बात करें तो 10 रुपीज पर 100 यूनिट्स का सप्लाई हो रहा है, लेकिन डिमांड तो 20 यूनिट्स का ही है, तो जो बैलेंस 80 यूनिट्स है वो तो अनसोल्ड रह जाएगा और कोई भी सप्लायर जो है वो कोई अपने प्रोडक्ट्स को एज एन स्टॉक रखने के लिए नहीं बनाता है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि अब उसे सेल करना है, तो उसे पता है कि अगर हमें सेल करना है तो हमें जो है अपनी क्या करनी पड़ेगी, प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अल्टीमेटली प्राइस कम होगा, ये 10 से 8 आएगा और 8 से फिर 6 आ जाएगा और ₹6 पर एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर जाएंगे, तो वो एक बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन रहती है कि हाँ बस अब यहाँ से जो है हमें अपना जो ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन या बोले हम सप्लाई का जो पैटर्न है उसे चेंज नहीं करना है। ओके, सो ये होता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम अटेन करना क्यों जरूरी है वो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, क्योंकि बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा जो है फिर फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे और एक इकोनॉमी स्टेबल कब रहेगी, जब वो इक्विलिब्रियम पर रहेगी। ओके, so market equilibrium is determined when the quantity demanded of a commodity becomes equal to the quantity supplied। ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसकी इक्वल हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल हो जाए।
ठीक, फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें आपका क्या है, प्राइजेस गिवन है, प्राइस ऑफ चॉकलेट है आपके पास में, मार्केट डिमांड ऑफ चॉकलेट है, मार्केट सप्लाई ऑफ चॉकलेट है, यहाँ पर शॉर्टेज और सरप्लस दिया हुआ है और रीमार्क्स दिए हुए हैं। तो देखो एक्सेस डिमांड ये वाली सिचुएशन हो गई जब माइनस माइनस बोल रहे हैं, अगर शॉर्टेज है तो वो माइनस में लिख रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सप्लाई माइनस डिमांड, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये अगर प्लस में तो दैट इज सरप्लस हो रहा है, तो ये आ गई आपके एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम समझ लो, दैट इज ये मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या हो जाता है, शेड्यूल बन जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे चले एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन। तो देखो एक्सेस डिमांड मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो एक्सेस डिमांड होती है, और ये बिलो दी इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। So excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than the quantity supplied at the prevailing market price, ठीक। फिर उसके बाद में आता है एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये आपके इक्विलिब्रियम लेवल के अबव हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। So excess supply refers to a situation when quantity supplied is more than quantity demanded at the prevailing market price. Okay. फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट आर वायबल इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जिसके डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव एक्सेस में मीट करते हैं, जैसे कि वो सारे गुड्स जिन्हें हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, वो सारे गुड्स की जो इंडस्ट्री है वो आपके वायबल इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। और वहीं ऐसे गुड्स जिन्हें हम डायरेक्टली मतलब हम नहीं कंज्यूम कर सकते, हम नहीं परचेज कर सकते, उनकी जो इंडस्ट्री वो नॉन वायबल इंडस्ट्री में आती है, जैसे कि एयरप्लेन्स, ठीक है। इन्हें आप लोग खरीद नहीं सकते हो, यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी जो है इकोनॉमी क्लास वाली टिकट लेकर जा सकते हो, लेकिन आप इसे ओन नहीं कर सकते हो बिकॉज वो हमारे जो है अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। एंड दी थिंग इज कि एयरप्लेन जो है वो आप नहीं परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक नॉन वायबल इंडस्ट्री होती है जहां पर जो डिमांड और सप्लाई कर्व वो पॉजिटिव एक्सेस में मीट ही नहीं करते। मतलब कि वो सारी चीजें जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग जाकर परचेज करते हैं, हम लोग उन्हें जो है डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो सारे गुड्स की इंडस्ट्री होती है वायबल इंडस्ट्री, जिनके जो डिमांड और सप्लाई कर्व है ये मीट करते हैं पॉजिटिव एक्सेस में, ठीक है। So viable industry refers to an industry for which supply curve and demand curve intersect each other on positive axis, ठीक है। This would be intersect, इसे intersect लिखना, ठीक है, intersect each other at positive axis, ठीक है। फिर उसके बाद में यहीं आते हैं हम किस पर, नॉन वायबल इंडस्ट्री पर। सो रिफर्स टू द इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। ये जो है ये दोनों कभी भी पॉजिटिव एक्सिस में मीट नहीं करेंगे, ये कहीं जाकर जो है आपके नेगेटिव एक्सेस में मीट करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ऐसे गुड्स जो है वो नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं किए जा सकते हैं, ओके। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अब क्या इफेक्ट होते हैं अगर डिमांड या सप्लाई चेंज हो जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर, मार्केट प्राइस एंड मार्केट सप्लाई में मार्केट प्राइस एंड मार्केट क्वांटिटी में इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो देखो जो आपका वेरियस केसेस ऑफ चेंज और शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, बेसिकली इनको ब्रॉडली हम 4 केसेस में बोलेंगे और उनके अंडर जो है वेरियस केसेस होते हैं। तो अब देखते जाते हैं 1 बाय 1 क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये आता है आपके चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई एंड स्पेशल केसेस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो है इन सबको ऐसे मगअप करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये वाला चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है, और ना ही ये देखना है कि अच्छा चेंज इन डिमांड होगा, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर यही इफेक्ट होगा या वो होगा। ये सब कुछ ऐसे नहीं सोचना है। अगर ऐसे आप याद करने पर जाओगे तो सब जो है क्या कर दोगे, खिचड़ी बना दोगे माइंड में और कुछ का कुछ करके आ जाओगे। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली कंसेप्ट समझना है और उसके बाद में आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाकर आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो वो चीज आपको वैसे देखनी है, यहाँ पर जो है मगअप मत करना।
अब सबसे पहले आता है चेंज इन डिमांड, मतलब कि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है। तो डिमांड दो वेज में चेंज हो सकती है, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा या फिर डिक्रीज इन डिमांड होगा। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ रहे हैं। फिर आता है चेंज इन सप्लाई, तो इसमें डिमांड कांस्टेंट है, इसमें क्या होगा, सप्लाई चेंज होगी, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। फिर आता है चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, अब दोनों ही जो डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या केसेस हो सकते हैं, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, ठीक है, दोनों ही डिक्रीज हो रही है। सेकेंड केस में दोनों ही क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड केस में ये होगा डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज, ये भी तो हो सकता है ना कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर होगा कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो इनमें से कोई भी केस हो सकता है। और जब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की, तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। या परफेक्टली इलास्टिक वाली बात आ जाएगी कि आपकी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड में चेंज हो रहा है, फिर सॉरी यहाँ पर डिमांड है, ठीक है, हाँ, फिर चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जो आपकी डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो सप्लाई में चेंज से क्या हो रहा है। उसके बाद में परफेक्टली इनइलास्टिक आ जाएगा कि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उसकी वजह से जो दूसरा वाला चेंज हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अब इन सारे केसेस को हम लोग वन बाय वन पढ़ लेते हैं, जिससे आपको जो है क्लैरिटी हो जाए। ओके, सबसे पहले आता है चेंज इन डिमांड वाली सिचुएशन। हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। अब बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई कर्व बना दो, बिना कुछ सोचे समझे दो लाइन बना दो, ऐसी और ऐसी, एक हो जाएगा डिमांड, एक हो जाएगी सप्लाई। अब आपको सप्लाई को कांस्टेंट रखना है और एक और क्या बनाना है, क्या देखना है, मतलब डिमांड कर्व में शिफ्ट बताना है, ठीक है। तो यह आ गया आपका डिमांड कर्व में शिफ्ट, और वो भी राइटवर्ड साइड होगा क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हमने राइटवर्ड साइड उसको शिफ्ट करवा दिया। अब जहां पर जो न्यू पॉइंट है आपका सप्लाई और डिमांड जहां पर मीट कर रही है, वहां से आप लाइन बनाओ, इसको हमने लिखा है P1, इसको हमने लिखा है Q1, और इनिशियल वाले जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी थे वो थे P एंड Q। तो हमें क्या समझ में आया कि विद इंक्रीज इन डिमांड जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, ये हो गया आपका इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन। अब इसका अपोजिट आ जाएगा आपका डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें आपको क्या करना है, डिमांड और सप्लाई का कर्व तो हो गया, ये ई पॉइंट हमारा आ गया इक्विलिब्रियम इनिशियल वाला, ये पी आपका इनिशियल प्राइस है और क्यू आपका क्या है, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब उसके बाद में हमें क्या करवाना है, डिक्रीज इन डिमांड करवाना है, लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट करवा दो, ये न्यू डिमांड कर्व बना, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं वहां पर हमने क्या बताया कि ये है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे हमने अपना एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला P2 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली Q2। तो इससे हमें समझ में आया कि विद डिक्रीज इन डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस। ओके, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, जिसमें कि अब आपकी डिमांड रहेगी सेम, क्या करना है, अब सप्लाई चेंज होगी। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, ये हमारे इनिशियल थे, ये ई पॉइंट पर दोनों आकर मिले, इसके बाद में आपको राइटवर्ड शिफ्ट करवाना है सप्लाई कर्व, या आपने राइटवर्ड शिफ्ट करवाया, न्यू जो है आपने सप्लाई कर्व बनाया S1 करके, यह आपकी बनी न्यू इक्विलिब्रियम, और यहां से आपने बताया कि P1 आपका न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड Q1 आपका न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो आप देख रहे हो कि हम P से P1 आ गए, डिक्रीज हुआ है, और Q से Q1 गए हैं जो कि इंक्रीज हुआ है। सो विथ इंक्रीज इन सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। ओके, फिर बस इसका अपोजिट वाला देख लो, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो अब आपको सप्लाई क्या कर देना है, डिक्रीज करवा देनी है, लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट करवाना है। इनिशियली आपके डिमांड और सप्लाई कर्व यहाँ पर मीट किए थे, आपकी जो है इक्विलिब्रियम प्राइस P और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q बनी थी। अब आपको सप्लाई को डिक्रीज करवाना है, तो हम SS से क्या आ गए, S2 पर आ गए, लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट, न्यू इक्विलिब्रियम जो प्लेस है वो E2 है हमारी, P2 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q2 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो हुआ इंक्रीज और जो क्वांटिटी है वो हुई डिक्रीज, ठीक है। सो विथ डिक्रीज इन सप्लाई जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, और जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, अब देखो इन चीजों को याद करोगे तो याद नहीं रहने वाली, ऐसे ग्राफ बनाओ और फटाफट देख लिया करो कि क्या चीज चल रही है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट वाली, व्हेन चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है।
बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई बोला गया है, तो अब आपको क्या करना है, अपने इनिशियल डिमांड और सप्लाई कर्व बनाए, ये आपके आया ई पॉइंट जिस पे आपने प्राइस एंड क्वांटिटी बताया। अब आपको दोनों में ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाना है, लेकिन जो आप शिफ्ट करवाओगे ना वो इक्वल प्रोपोर्शन से शिफ्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डिमांड में जो है इतना शिफ्ट करा और सप्लाई में इतना शिफ्ट किया, ये नहीं करना है, आपको जो है इक्वल प्रोपोर्शन से शिफ्ट करना है दोनों को। दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, हमें बताना है। तो जब दोनों को आपने शिफ्ट करवाया इक्वली, तो आप देखोगे आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आता है, जिस पर आप देख रहे हो कि प्राइस में कुछ चेंज नहीं है, बस जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो विथ व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई वाली सिचुएशन होती है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो सेम ही रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन आती है व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में कम क्या करोगे आप, डिक्रीज करोगे, शिफ्ट करोगे लेफ्टवर्ड साइड, और डिमांड में ज्यादा शिफ्ट करोगे। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने डिमांड में इतना शिफ्ट किया और सप्लाई में सिर्फ इतना किया है, तो ये चीज मुझे विजुअली दिख रही है, इस चीज को आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, आप भी जो हो विजुअली स्केल पेंसिल की हेल्प से इसको बना दोगे। इनिशियल वाला आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ये है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है, आपने लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट करवाया, दैट इज डिक्रीज करवाया डिमांड में, जो कि डिमांड में डिक्रीज है ज्यादा, ठीक है, और सप्लाई में डिक्रीज है कम। तो इसमें आपको समझ में आया कि आपकी जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो ये है, दैट इज E1। यहां से आपका ये आया है इक्विलिब्रियम प्राइस P1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1। तो आप लोग क्या देख सकते हो कि हम P से P1 डाउनवर्ड साइड गए हैं एंड Q से Q1 लेफ्टवर्ड साइड गए हैं। दैट इज जब ये वाली सिचुएशन होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो है वो रिड्यूस होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। फिर आता है डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो अब सप्लाई में ज्यादा डिक्रीज करवा देना, डिमांड में कम डिक्रीज करवाना। तो ये हम डी जो हमारा था उससे हम D1 एक स्मॉल सा डिक्रीज कराया है हमने, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने जो है काफी ज्यादा प्रोपोर्शन से जो है डिक्रीज करवा दिया है, ठीक है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस P, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज Q। अब जहां पर न्यू कर्व्स मीट हुए वो हुआ आपका E1, यहां से आपने अपना P1 निकाला और ये आ गई आपकी Q1। तो आप देखोगे जब ये वाली सिचुएशन है तो प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सो आई गेस कि ये चीज भी क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर आओ, दैट इज बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अब क्या सिचुएशन हमारे पास में कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहला आ जाता है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। इक्वल प्रोपोर्शन से दोनों में इंक्रीज करवाना है, इंक्रीज मतलब कि राइटवर्ड साइड शिफ्ट करवाना है, ठीक है। तो ये आप देखोगे D से हम D1 गए, S से हम S1 गए, ये जो प्रपोर्शन है इसके इंक्रीज का ये क्या है, ये सेम आपको रखना है, बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई है। तो जब आप ये करोगे तो देखो इनिशियल वाले में आपका ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, और जब दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम प्लेस बनी है। यहां से आपने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहने वाला है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हो रही है इंक्रीज, ठीक। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमें देखने को मिली कि जो प्राइस है वो क्या रहेगा, प्राइस सेम रहेगा। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में देखे थे अलग अलग केसेस, वैसे इसमें आ जाता है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। इनिशियल वाले ये डिमांड और ये सप्लाई कर्व, ये आपका ई इनिशियल प्राइस P, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q। अब आपको इंक्रीज करवाना है दोनों को ही, डिमांड और सप्लाई को, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीज हो वो ज्यादा प्रोपोर्शन से होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इतने प्रोपोर्शन से जो है डिमांड में इंक्रीज किया और इतने ही प्रोपोर्शन से, मतलब कि उससे कम प्रोपोर्शन से जो है सप्लाई में इंक्रीज किया है। अब दोनों को इंक्रीज करके राइटवर्ड साइड शिफ्ट कर कर यहाँ पर ये दोनों मीट किए हैं, तो यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आता है P1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है Q1, ठीक है। जो कि हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ है इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। जब आपका सप्लाई में कम जो है इंक्रीज है, आपके डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है, तो ये सिचुएशन हमें जो है देखने को मिली, ठीक है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आता है जब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई है, मतलब कि सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज करवाना है और डिमांड में कम इंक्रीज करवाना है। तो देखो इनिशियल वाले डिमांड और सप्लाई कर्व तो ये हो गए हमारे। इसके बाद में आपका जो है ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, P और Q आ गया आपका। अब उसके बाद में देखो हमने D से D1 सिर्फ इतने से प्रपोर्शन से इंक्रीज किया है और S से S1 इतने प्रपोर्शन से इंक्रीज किया है। अब ये दोनों जहां पर मीट किए वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्लेस बनी है। यहां से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया P1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q1। तो आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ है रिड्यूस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये बनता है आपका क्या, ये वाला सिचुएशन, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आता है जिसमें हमारा क्या केस है, डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो हो रही है डिक्रीज और जो सप्लाई है वो हो रही है इंक्रीज। तो आप देखते हैं कि क्या चीज है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। जितने से डिमांड डिक्रीज हो रही है उतने से ही सप्लाई इंक्रीज होगी। अब आपको क्या करना है, डिमांड डिक्रीज हो रही है मतलब कि डिमांड में आपका जो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट और सप्लाई में क्या करोगे, राइटवर्ड शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है। तो अब बस कर दो वही चीज, ये आपके इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई बने, उसके बाद में आपको क्या करना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। अब आप देखोगे कि ये प्रपोर्शन और ये प्रपोर्शन क्या है, सेम है, बिकॉज हमें क्या बोला गया है कि डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई हमें बताना है। तो अब ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि इनिशियल जो है आपका इक्विलिब्रियम प्लेस ये थी, इक्विलिब्रियम प्राइस था P और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी Q। जब आपने डिक्रीज और इंक्रीज करवा दिया डिमांड एंड सप्लाई को, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम बना है आपका, जिसमें आप देख रहे हो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो गई P1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम है। तो फिर ऐसी वाली सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूसेस, ठीक है। फिर इसी का जो नेक्स्ट केस है वो देखते हैं। नेक्स्ट केस में अब क्या बोला जा रहा है, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। जो डिमांड में डिक्रीज है वो ज्यादा है किससे, इंक्रीज इन सप्लाई से। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये D और D1 के बीच का गैप और S और S1 के बीच का गैप, तो ये डिक्रीज ज्यादा है आपके इस इंक्रीज से, ठीक है। तो अब क्या चीज हो रही है, देखो जहां पर इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट किए थे वो पॉइंट हुआ हमारा ये E, इस पर हमारा ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में हमने न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई कर्व बनाया, ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, दैट इज E1 पर। तो इसमें आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है P1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q1। हम देख रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी रिड्यूस हुआ है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, जब डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई वाली सिचुएशन होती है तब, ठीक है। आई गेस क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट पर आओ, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब जो सप्लाई में इंक्रीज है वो आपको ज्यादा करना है और जो डिमांड में डिक्रीज है वो आपको कम करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये डिक्रीज कम है और ये जो इंक्रीज है ये ज्यादा है, ओके। तो ये प्रपोर्शन हम जो है विजुअली देख सकते हैं। इनिशियली आपकी डिमांड और सप्लाई ये थी, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। फिर जो न्यू डिमांड और सप्लाई कर्व हमने बनाया तो वो दोनों मीट किए इस E1 पॉइंट पर। यहाँ से P1 आपकी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड Q1 आपकी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो हम क्या देख रहे हैं इस वाली सिचुएशन में कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हो रहा है रिड्यूस और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई वाली जो कंडीशन है उसमें हमने ये पर्टिकुलर सिनेरियो देखा है, ओके। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला केस जिसमें हम बोल रहे हैं डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिमांड होगी डिक्रीज और डिमांड होगी इंक्रीज और सप्लाई होगी डिक्रीज। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे डिमांड में होगा राइटवर्ड शिफ्ट और सप्लाई में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब इस चीज को भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट वाला है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। देखो इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व ये थे आपके, ये E पॉइंट पर दोनों मीट किए थे, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था P, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी Q।
अब आपने क्या किया है, डिमांड को करवाया है इंक्रीज, आपने इस प्रपोर्शन से डिमांड को इंक्रीज करवाया है, उसी सेम प्रपोर्शन से आप सप्लाई को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। ये दोनों जहां पर मीट किए, ये बना आपका क्या, E1 पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम आया है। अब यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये P1 आपकी जो है प्राइस आ गई, एंड Q तो जो हमारी क्या है, सेम ही है। सो इस वाली कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहती है और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है हमारे पास में ग्राफ आता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर देखते हैं। तो अब है हमारे पास में इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। जो डिमांड में इंक्रीज वो क्या है, वो मोर देन रहेगा आपके डिक्रीज इन सप्लाई से। ठीक है, दैट मीन्स आप देख रहे हो कि डिमांड जो है वो इतने प्रपोर्शन से इंक्रीज हुई है, वही सप्लाई को हम देखें तो वो सिर्फ इतने से प्रपोर्शन से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, सो आपका जो इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व वो यहाँ पर मीट कर रहे हैं। इसके बाद में आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो गई Q। अब जब आपने ये इंक्रीज और ये डिक्रीज किया तो आपका न्यू क्या बना है, इक्विलिब्रियम प्लेस आई है, दैट इज E1। इसमें आपका जो है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस बना है P1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनी है Q1। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इस वाली सिचुएशन में। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले केस पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट केस हमें बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब कि अब आपकी जो डिमांड है वो कम से इंक्रीज हो रही है और सप्लाई जो है वो ज्यादा प्रपोर्शन से डिक्रीज होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये D से D1 हम लेस प्रपोर्शन में गए और S से S1 हम काफी जो है लार्ज प्रपोर्शन में गए हैं। ठीक है, ये दोनों जहां पर मीट किए, ये आ गई आपकी क्या, E पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम। यहां से आपका P हुआ और ये आपका Q बना है। अब जो आपने न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली है उससे हम बता रहे हैं कि हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है P1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी न्यू वाली क्या है, Q1 है। ठीक है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हो रहा है इंक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, ये हो रही है आपकी डिक्रीज। ठीक है, जब ये वाली सिचुएशन है दैट इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई वाली। ओके, आई गेस क्लियर है ये चीज आप लोगों को। फिर आते हैं हमारे पास में स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में क्या है, फर्स्ट वाला है चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कि सप्लाई कर्व जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपकी सप्लाई हो गई, सप्लाई में चेंजेस नहीं होंगे, वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक है, सिर्फ डिमांड में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाला क्या है, डिमांड हो रही है इंक्रीज, तो चलो डिमांड को इंक्रीज कर दो। इनिशियल डिमांड ये थी, अब जो है आपकी डिमांड ये D1 हो गई इंक्रीज होकर, तो यहाँ पर आपका E1 आ गया। प्राइस आपका सेम रहने वाला है। जब परफेक्टली इलास्टिक की हम बात कर रहे हैं तो बस आपकी जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में आपने क्या देखा कि यह इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये Q से Q1 चली गई है। ओके, फिर इसके बाद में अगर इसी का मैं डिक्रीज कर दूं, डिक्रीज इन डिमांड, तो आपके पास में जो है दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस तो सेम है, ये सप्लाई जो है आपकी इनका परफेक्टली इलास्टिक है तो आपका प्राइस सेम रहेगा। आपने ये D2 बनाया तो इससे आपको Q2 मिला है, जिससे आपको समझ में आया है कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हो रही है हमारी डिक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास में चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक हो गया, दैट मींस ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई है। उसके बाद में आपके पास में क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। आपकी इनिशियल सप्लाई कर्व ये थी, यहाँ से आपका Q जो है वो इनिशियल क्वांटिटी थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अब जो है आपकी सप्लाई हो गई इंक्रीज, ये हम लोग देख रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ये आपकी न्यू सप्लाई कर्व, आपकी क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हो गई Q1, इंक्रीज हो गई है एंड प्राइस सेम ही रहने वाला है बिकॉज जो आपकी डिमांड है वो कैसी है, वो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है इसलिए। ठीक है, अब इसी का अपोजिट वाला केस देख लो, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये सप्लाई को अब हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, इससे हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, एंड जो प्राइस है वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है, दैट इज अब आती है प्राइस सीलिंग वाली। अब देखो इसमें जो है एक चीज और मैं बता दूं कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक की हम बात करेंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है,
तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि यह आपका कर्व आया है बिल्कुल भी, जिसमें सप्लाई चेंज नहीं होती है। यह आपकी प्राइस आ गई, मान लो यहाँ पर आपका जो है डिमांड कर्व मीट कर रहा है, तो ये आपकी इनिशियल जो है क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। अब मैं बोल रही हूँ कि हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये मेरा न्यू डिमांड कर्व बना, क्वांटिटी सेम रहेगी और ये प्राइस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करेंगे तो ऐसी वर्टिकल लाइन बना लेना, उससे जो है आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है वो हो जाएगा आप लोगों को क्लियर। तो ये थे हमारे वेरियस केसेस जिसमें कि जो है डिमांड या सप्लाई क्या होती है, चेंज होती है। ओके, तो ये केसेस को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि इनको जो है मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है सीधा सीधा बस ग्राफ बनाना है, जो लिखा है उसको एज इट इज ग्राफ में पोट कर दो, तो आपका जो ये पूरा कंसेप्ट है, जो पूरा आपका ये चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आई गेस कि ये जो वेरियस केसेस हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर आते हैं हमारे पास में जो इसके बचे हुए लास्ट के दो चीजें हैं, दैट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो अब प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं और अपना ये जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्राइस सीलिंग बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया, सीलिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम, राइट। हमारे जो रूम है उसमें सीलिंग क्या है, एकदम टॉप मोस्ट चीज होती है, वो हमारे रूम की मैक्सिमम है। ठीक है, वो मैक्सिमम हाइट हो गई। तो जो प्राइस सीलिंग है वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम इतना प्राइस चार्ज कर सकता है किसी भी कंज्यूमर से, ये होता है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस या फिर मैक्सिमम प्राइस लिमिट जो कि वेरियस गुड्स कमोडिटीज पर लगाया जाता है। ये किसके इंटरेस्ट में काम करता है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में काम करता है। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में काम कैसे किया, बिकॉज इसमें जो है गवर्नमेंट ये सोचती है कि कुछ जो एसेंशियल चीजें हैं उनका प्राइस जो है अफोर्डेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हाई होगा तो लोग जो है इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और बिकॉज दे आर एसेंशियल तो इसका मतलब कि वो जो है अफोर्ड करने लायक होना चाहिए, बिकॉज हर एक पर्सन को जो है इनकी जरूरत पड़ती है। तो प्राइस सीलिंग बेसिकली इज व्हाट, मैक्सिमम प्राइस लिमिट। ठीक है, so price ceiling refers to fixing the maximum price of the commodity at a level lower than the equilibrium price। और ये जो प्राइस सीलिंग है ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से बिलो आती है। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्राइस सीलिंग है वो आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से बिलो आएगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्राइस है वो प्राइस काफी हाई होता है बहुत सारे लोगों के हिसाब से, इसलिए प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम जो प्राइस है उससे बिलो ही सेट की जाती है। ओके, फिर उसके बाद में द रीजन फॉर प्राइस सीलिंग इज दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर द कॉमन पीपल टू अफोर्ड। ठीक है, वही चीज जो अभी अभी मैंने बताई कि ये जो प्राइस सीलिंग है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो क्यों है या इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों नहीं है, तो उसका रीजन है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बहुत हाई है एक कॉमन पीपल के हिसाब से, उसे अफोर्ड करने के हिसाब से। ठीक है, तो आई गेस क्लियर है प्राइस सीलिंग का जो मतलब है आप लोगों को कि प्राइस सीलिंग क्या हो गई, मैक्सिमम लिमिट हो गई। ओके, नाउ ब्लैक मार्केटिंग एज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस सीलिंग। जो ब्लैक मार्केटिंग है वो क्या है, प्राइस सीलिंग का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। अब क्या होता है, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लो जो कि आप सभी लोगों को भी पता ही होगा, और रिसेंट वाला लूंगी जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा। कोरोना वायरस आया, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, उसकी जब सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव सब आई। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जो इंजेक्शंस थे, जो ऑक्सीजन था, उसकी स्केर्सिटी होने लगी। ओके, बट अब ये भी क्या है, ये भी एक असेंशियल चीजें है ना, तो गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है कि इन पर क्या करेंगी, गवर्नमेंट बोलेंगी भाई आप इनको इसी प्राइस पर सेल करो ताकि हर एक पर्सन इसे अफोर्ड कर सके, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्हें जो है प्रॉब्लम होगी, तो प्राइजेस कम होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें बस ये है कि नहीं हमें वो पर्टिकुलर गुड चाहिए क्योंकि हमें जरूरत है, चाहे हमें ज्यादा मनी पे करना पड़े, तो बस वही चीज होती है ब्लैक मार्केटिंग। क्या किया सप्लायर्स ने, जो लोग हाई प्राइस
सेल, जो लोग हाई प्राइस दे रहे थे उन्हें जो है वो सेल कर दिए गए एट अ हाई प्राइस, ठीक है। ये होती है ब्लैक मार्केटिंग, कि जो प्राइस फिक्स की है गई है उससे ज्यादा जो है प्राइस पर आप सेल कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। एलपीजी गैस, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हर एक पर्सन के पास में जो है एक बुक होती है, वो सिलेंडर्स होते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपके पास में कितने हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता है कि एक जब सिलेंडर पूरा एम्प्टी हो जाएगा फिर आप उसको दे दोगे, वो फिल होकर आ जाएगा वापस, तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। लेकिन इसमें भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। हमारा सिलेंडर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, बट हमें और सिलेंडर की जरूरत है, किसी भी रीजन की वजह से, घर में शादी है, पार्टी है, कुछ भी है, हमें और सिलेंडर की जरूरत है, तो हम जो है ब्लैक में खरीद कर लाते हैं, दैट इज हम इलीगली खरीद कर लाते हैं, उन्हें जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर जो भी सप्लायर्स हैं उन्हें, ताकि वो हमें ये दे दे। और वो जो थोड़ा बहुत ये हम बोलेंगे कि एक काइंड ऑफ घपला होता है, वो कर ही लेते हैं कि अच्छा ठीक है, एक दो सिलेंडर्स चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। तो ये होती है क्या, ब्लैक मार्केटिंग। तो जो आपका प्राइस ब्लैक मार्केटिंग है वो प्राइस सीलिंग का क्या है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है। So black market is any market in which commodities are sold at a price higher than the maximum price fixed by the government. It may primarily arise due to presence of consumer who may be willing to pay higher price for the commodity than to go without it, ठीक है। और ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों जो है हमारे कंसेप्ट में आती है, या हम बोले कि हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि हाई प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं, ओके। तो ये होती है हमारी ब्लैक मार्केटिंग, जो कि किसका कॉन्सिक्वेंस है, प्राइस सीलिंग का कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद में आता है रैशनिंग सिस्टम। अब रैशनिंग सिस्टम भी पढ़ लेते हैं क्या है। सो टू मीट एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट में ऑल्सो एनफोर्स दी रैशनिंग सिस्टम। अब अगर एक्सेस डिमांड हो गई है, उतनी सप्लाई नहीं है, और प्राइस आप बिलो रख रहे हो किसके, इक्विलिब्रियम प्राइस के, सो दैट मीन्स जब कम प्राइस है तो ज्यादा लोग तो डिमांड करेंगे ही, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रैशनिंग सिस्टम जो है वो लेकर आ जाती है, रैशनिंग सिस्टम जो है वो एनफोर्स करती है। सो रैशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ essential commodities at a price less than equilibrium price to supply goods to the poor community at a cheaper rate। अब राशनिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, जिसमें कि एक जो है सर्टन कोटा ऑफ कमोडिटी, दैट इज सर्टन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो कम प्राइस पर सेल की जाती है प्रॉपर राशन शॉप्स में, जो कि पुअर लोगों के लिए ही होती है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, ये राशन कार्ड दिखा के फिर जो पुअर लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी पीपल होते हैं, उन्हें 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, ये सारी चीजें, राइट। तो ये क्या है, ये राशनिंग सिस्टम है कि गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा ठीक है, सभी लोगों के लिए ये मत करो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जो है हम प्राइजेस कम रख देते हैं, वो लोग प्रॉपर जो है राशन शॉप से जाकर इसे खरीद लेंगे, और बाकी लोगों के लिए इसका जो एक एडिक्वेट प्राइस है वो रखा जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप्स। अब ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज है कि हाँ भाई, राशन शॉप से जो है डिफिकल्टी होती है गुड्स ऑब्टेन करने में, कई बार जो है वहां पर गुड्स होते नहीं है, उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं भी होती है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये हमें देखने को मिलती है राशनिंग में। Consumers have to stand in long queues to buy goods from ration shops. Sometimes commodities are not available in the ration shops or goods are of inferior quality. ठीक है, तो ये कुछ हम बोलेंगे कि आपका ब्लैक मार्केटिंग एंड राशनिंग सिस्टम जो है ये आपके प्राइस सीलिंग के क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, प्राइस सीलिंग के रिजल्ट है। उसके बाद में आता है इसी का अपोजिट, दैट इज प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज एमएसपी। अब फ्लोर से मैंने आपको बताया कि घर में फ्लोर, एक रूम का फ्लोर क्या है, सबसे मिनिमम वाली चीज, तो व्हाट इज प्राइस फ्लोर, द मिनिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट सेट करती है, ताकि एक जो प्रोड्यूसर है उसका इंटरेस्ट जो है वो संभाल कर रख सके, या हम बोले कि उसके इंटरेस्ट में जो है वर्क करती है। तो जो एक गवर्नमेंट है वो क्या लगाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, या प्राइस फ्लोर जो है वो अडॉप्ट करती है, जिससे कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट इस प्राइस पर सेल होना है, इससे कम प्राइस पर सेल नहीं होगा। और ये जो आपका प्राइस फ्लोर होता है ये इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव रहता है। मोस्टली आप देखोगे एग्रीकल्चर गुड्स में जो है प्राइस फ्लोर लगाया जाता है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया जाता है, जिससे कि जिसके हेल्प से जो है फार्मर्स
उसका जो इंटरेस्ट है वो बचा के रखा जा सकता है, ठीक है। सो प्राइस फ्लोर refers to the minimum price above equilibrium price fixed by the government which the producer must be paid for their produce, ठीक है। तो ये वो मिनिमम प्राइस है जो कि एक प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। सो प्राइस फ्लोर और मिनिमम प्राइस सीलिंग refers to imposition of lower limit of the price that may be charged for the particular goods and services। अब एक चीज ध्यान रखना, प्राइस फ्लोर जो है ना वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव होता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो काफी कम होता है, जिससे कि एक प्रोड्यूसर जो है उसके जितने भी कॉस्ट वगैरह है वो वापस वो क्या नहीं कर सकता, बैलेंस आउट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस एक एडिक्वेट प्राइस नहीं होता है, इसलिए प्राइस फ्लोर जो है वो लगाया जाता है, वो अडॉप्ट किया जाता है, जो कि आपके इक्विलिब्रियम प्राइस के काफी अबव होता है, ठीक है। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर आर एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ठीक है। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर गुड्स भी इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ओके। तो आई गेस प्राइस फ्लोर भी आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद में ये इसका क्या आ जाता है, ये इसका आ जाता है हमारा ग्राफ, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और आपका प्राइस फ्लोर ये अबव है, ठीक है। दैट इज ये ए बी जो है ये प्राइस फ्लोर लगाया गया है, ओके। so that is price floor is above the equilibrium point and price ceiling is below the equilibrium point, ठीक है। अब ये जो प्राइस फ्लोर है इसका कॉन्सिक्वेंस एक ये होता है कि जब एक प्रोड्यूसर के गुड्स जो है सेल आउट नहीं होते हैं इस प्राइस पर, तो वो लोग जो है इस प्राइस से बिलो आकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। तो ये चीज क्या हुआ, एक अपोजिट में गए ना कि भाई देखो गवर्नमेंट तो आपको हेल्प कर रही है, वो प्राइस फ्लोर जो है वो यूज कर रही है, बट आप उससे कम रेट में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और वो क्यों कम रेट में सेल कर देते हैं, बिकॉज उन्हें जो है प्रोड्यूसर्स को चाहिए होता है मनी, और ये जो प्राइस फ्लोर लगाया गया है उस पर जो है ज्यादा कंज्यूमर्स उन्हें मिल नहीं रहे होते हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट ये भी करती है कि वो खुद जो है कंज्यूमर बन जाती है, ये जो गुड्स हैं जो भी प्रोड्यूस है वो खुद ही परचेज कर लेती है, खुद ही खरीद लेती है और फिर जो है उसे क्या करती है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, और जो वेरियस हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर था वो हम लोगों ने पढ़ा। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, सारे जो चेंजेस हैं डिमांड सप्लाई में वो हम लोगों ने पढ़े। तो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। ये जो क्विक रिवीजन था ये आप लोगों के हिसाब से आई होप सो काफी क्विक होगा एंड बहुत ही अच्छा जो है बेनिफिशियल रहा होगा ना। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अब हिंदी में भी अवेलेबल है और उसका एक सेपरेट चैनल है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप लोगों को जाकर इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस चैनल को भी आपको करना है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर, ताकि ये जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है जिसमें कि हम बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड हो सके, स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि अब जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो इसे सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं, बल्कि आप जो हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट एंड ऐप पर भी जो है आपके ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। कई बार प्रॉब्लम होती है आप लोगों को यूट्यूब पर फाइंड आउट करने के लिए कि हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है मैम, हम कहाँ से क्या करें। तो ऐसे केस में आई सजेस्ट यू कि आप वेबसाइट या फिर ऐप पर जाओ, वहां पर जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली सब कुछ अरेंज्ड है, तो आपको जो है फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ऑल्सो जो यूट्यूब चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोगों को उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।